अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान काजी मोहम्मद आबिद प्रोग्राम काजी की नज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में एक अहम मामले के ऊपर। एक ऐसा केस जो स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से मशहूर हुआ, स्टेट सब्जेक्ट स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ, जो ज़ेर कार है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें 5 स्टेट सब्जेक्ट्स को निशाना बनाया गया और जिसमें मरकजी किरदार हैं आसम शरीफ लोन वजीर स्पोर्ट्स आज़ाद कश्मीर। उनके हवाले से बात करेंगे कि उनके स्टेट सब्जेक्ट को डिप्टी कमिश्नर बहालियात मीरपुर ने मार्च 2025 में जाली करार दिया और रिपोर्ट जमा करवाई कमिश्नर बहालियात के पास सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर के नामवर कानूनदान अजमल सुल्तानी एडवोकेट साहब, जिनका तल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और ज़बरदस्त अपनी माहिराना राय की वजह से मशहूर भी हैं और उनकी राय को मुकद्दम भी समझा जाता है। जी सुल्तानी साहब, बताइएगा इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं, जिस इशू के ऊपर हम बात करेंगे, वो है स्टेट सब्जेक्ट कि स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से ये 4-5 मेंबरान असेंबली थे या 4-5 अशखास थे जिनके स्टेट सब्जेक्ट को चैलेंज किया गया। तो उसके ऊपर जो कमिश्नर बालियात की रिपोर्ट आई, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बशिंदे नहीं है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट बात काजी साहब ये है कि स्टेट सब्जेक्ट की तारीफ क्या है। ये महाराजा हरि सिंह के दौर का एक नोटिफिकेशन है जिसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत ने भी इंडोज किया है। वो नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल 1927, जिसके तहत वो लोग जो इस नोटिफिकेशन से पहले या तो बाहर से आगे स्टेट रियासत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आबाद हुए, या वो इस नोटिफिकेशन से पहले इस स्टेट के अंदर ही वो रिहाइश पजीर थी। इसके बाद कोई आगे पीछे से लेफ्ट राइट से आके स्टेट के अंदर उसने अगर रिहाइश इख्तियार की है, कोई बिजनेस इख्तियार किया है, तो वो नॉन स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा। स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स क्या है? स्टेट सब्जेक्ट जिसके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो कोई भी ओहदा है, स्टेटस है और जो राइट्स हैं, जो नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल 1927 का, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ वही शख्स तो दर्जा अव्वल का शहरी है रियासत जम्मू एंड कश्मीर का, वो उसके राइट्स जो है ना, वो बेनिफिट्स सिर्फ जो है एंजॉय कर सकता है। इसके अलावा और कोई शख्स नहीं कर सकता। जी, जबरदस्त बात की आपने। 1927 से ये नाफिजुल अमल है हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रियासत बशिंदा, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर, इसके बारे में ये बताइएगा कि इसमें दर्जा अव्वल, दोम और सोम क्या है? इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि काजी साहब, दर्जा अव्वल तो वो डिक्लेयर है, मैंने नोटिफिकेशन का हवाला दिया है कि 20 अप्रैल 1927 से जो लोग स्टेट के अंदर रह रहे हैं या उस नोटिफिकेशन से पहले आके स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो आबाद हो गए, वो दर्जा अव्वल के शहरी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो जायदाद खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और दीगर बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग इस दौरानिये में बाहर से आए, उनके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा, वो दर्जा दोम के शहरी कंसिडर हो सकते हैं। उसके साथ साथ दर्जा सोम के वो लोग कंसिडर होंगे कि जो इसी तरीके से बिजनेस के तौर पर यहाँ पे वो आके रिहाइश पजीर हुए या किसी और अपनी माइग्रेशन महाजर के तौर पर कहीं से आके यहाँ पर रिहाइश जो है ना उन्होंने इख्तियार की, एक खासा टाइम पीरियड यहाँ पे उन्होंने गुजारा, उनको भी जो है ना वो किसी हद तक दर्जा सोम का शहरी कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से एक शहरी वो है कि जो जैसे बेशुमार स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं जो पाकिस्तान से या किसी दूसरे प्रोविंशन से, मुल्क से शादी करते हैं, वो जो खवातीन या वो जो औरत यहाँ से आएगी, शादी होकर यहाँ पे आएगी, तो उसको भी स्टेट का दर्जा मिलेगा, लेकिन स्टेट का दर्जा अव्वल नहीं उसको डिक्लेयर किया जा सकता, ना ही जो दर्जा अव्वल के शहरी के जो राइट्स हैं उनको दिए जा सकते हैं। जबरदस्त बात की आपने। सर, थोड़ा सा इसके पस मंजर की थोड़ी सी बात करेंगे कि ये शौकत शाह साहब ने, जो साबिक वजीर हुकूमत भी हैं, उन्होंने ये सबमिट करवाई थी ये दरख्वास्त कि इन
स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। तो आप क्या कहते हैं कि अगर ये स्टेट सब्जेक्ट जाली साबित हो जाता है तो शौकत शाह साहब की असम्बली की जो मेंबरशिप है वो बहाल हो सकती है? काजी साहब, इस हवाले से मेरे नजदीक जो बात है कि डायरेक्ट जो है ना वो मेंबरशिप उनकी बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक इलेक्शन का प्रोसेस है। अब जो बंदा जाली जिसका स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है या होगा, इस हवाले से तो अदालतों ने देखना है। तो उसके बाद ऐसी वो सीट डेफिनेटली वेकेंट हो जाएगी। उसके लिए हुकूमत आजाद कश्मीर उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट बुलाने के बाद ही किसी को मेंबर असेंबली डिक्लेयर करेगी। दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट सब्जेक्ट जाली है तो ऐसा बंदा मेंबर असेंबली नहीं रह सकता और कोई स्टेट का जो ओहदा है वो इंजॉय नहीं कर सकता? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसका वो स्टेट का बाशिंदा ही नहीं है तो फिर उसके लिए कोई राइट नहीं है कि वो मेंबर असेंबली बन सके और उसके बाद या कोई और ओहदा इंजॉय कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पर वो मेंबर असेंबली बनता है और आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का सबसे सुपीरियर फोरम है जहां पर कानून साजी होती है। उसको आके वो मेंबर बनता है और वो फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बनता है, तो उसको तो फिर कोई राइट नहीं है कि वो आके मेंबर असेंबली रहे या कोई और ओहदा या कोई बेनिफिट इंजॉय करे। सुल्तान साहब, मामला इंतहाई गंभीर है और इंतहाई माहिराना राय इसके ऊपर दरकार है कि जी अगर जी अगर ये स्टेट सब्जेक्ट जाली है और इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर बहालियात ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवा रखी है और सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर-ए-कार है, तो मामला गैर मामूली है, तो क्या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, क्या उसे काबीना का इजलास बुलवा के इंसाफ से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो इंसाफ का तकाजा भी है और स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स और कवानीन की सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक बंदा मेंबर असेंबली नहीं है तो फिर तो वो किसी स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर मेंबर असेंबली नहीं रह सकता या कोई और ओहदा इंजॉय नहीं कर सकता। इसके लिए लाजम है हुकूमत आजाद कश्मीर के ऊपर कि अगर वो उसकी रिपोर्ट के बाद वो डिक्लेयर किया जा सकता तो फिर उसके लिए हर दो सूरत में ऑर्डर पास किया जाना चाहिए कि वो फर्दर मोर जो है ना वो मेंबर असेंबली नहीं है। तौहीन अदालत की एक बाज़गश्त है कि तौहीन अदालत में नोटिस जारी हुए हैं। अभी अभी तक हमारे पास कोई इस बारे में कोई सबूत या कोई हतमी रिपोर्ट तो नहीं पहुंची, लेकिन क्या अगर ये इसी रवश पे कायम रहती है हुकूमत, तो क्या अदलिया और हुकूमत का टकराव नहीं होने जा रहा कि अगर एक स्टेट सब्जेक्ट जाली है और हुकूमत रिटर्न रखे हुए है एक वजीर को, तो क्या इस तरफ ऐसी फिजा कायम हो सकती है? काजी साहब, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि अदलिया ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है, कोई डायरेक्शन दी है हुकूमत आजाद कश्मीर को, तो फिर हुकूमत आजाद कश्मीर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग है कि उसके ऊपर एक्ट अपॉन करे और उसको उस हुक्म को नाफज करे, उसके ऊपर अमल दरामद करे। अगर हुक्म पास होने के बाद उसको डिले प्रैक्टिस किए जाते हैं या उसको इग्नोर किया जाता तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर वाज़ह जो है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर 1993 की सेक्शन 4 के तहत कि अगर कोई अदालत का ऑर्डर है तो उसको कोई डिसोबे कर रहा है, उसकी तस्दीक कर रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए वो स्पेसिफिक वो फोरम मौजूद है और सेक्शन के अंदर सजा का तयन भी जो है ना वो किया गया है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मारूफ कानूनदान अजमल सुल्तानी एडवोकेट साहब, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अपनी माहिराना राय दी कि आज़ाद कश्मीर जो असम्बली है उसके अंदर अगर स्टेट सब्जेक्ट जाली निकल आता है तो वो मेंबर असम्बली नहीं रह सकता और मामला तौहीन अदालत की तरफ जा सकता है। अगर अदालत ने कोई ऐसा हुक्म जारी किया है कि वो इनको असम्बली के मेंबर की हैसियत से रिटर्न ना रखा जाए और उन्होंने रिटर्न रखा हुआ है, तो मामला इस तरफ भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।